हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर जो है 8 चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, आपका किसान, जमींदार और राज्य, इसको पढ़ रहे थे। तो पीछे हम लोग जो है बहुत सारी चीजों को आपका पढ़ चुके और देख चुके हैं। क्लियर है। तो हमने इन सारी चीजों पर आपकी चर्चा की थी कि उस समय कैसे वाणिज्यिक जो कृषि है वो आपका प्रारंभ हुई थी। इन सबको हम लोग आपका देख चुके थे। क्लियर है, हो गया। आगे बढ़े, बात करें जमींदार की। मुगल भारत में कृषि संबंधों में हमारी दास्तान अब तक अधूरी रह गई जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना कर ली जाए जिनकी कमाई खेतों से आती है, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते। ये जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधा मिली थी। जमींदारों की बढ़ती हुई हैसियत के पीछे का एक कारण था जाति। क्या था? उनकी हैसियत जो बढ़ी। हैसियत का मतलब होता है किसी का ओहदा बढ़ जाना, समाज में पद बढ़ जाना। दूसरा कारण था वे लोग जो राज्य को कुछ खास उनकी की सेवा या भी के खिताब देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह से उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, इनमें इसे मिल्कियत कहते थे। अगर किसी जमींदार की व्यक्तिगत जमीन का विस्तार है तो वो क्या है? उसकी मिल्कियत है, उसकी जायदाद है। ठीक है, यानी संपत्ति है। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीन पर दिहाड़ी या मजदूर, पराधीन मजदूर करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम पर कर सकते थे, उन्हें गिरवी रखवा सकते थे। तो उनको कुछ राइट्स थे कि अगर किसी की अपनी जमीन है वो उसको क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से है। ये सारी जो उनकी जमीन जो था ये उनकी मिल्कियत थी जो उनको देखा गया है। ठीक है, जमींदारों की ताकत इस बात से आती है कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूलते थे। क्या था? वो टैक्स की क्या करते थे? उगाही। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। जमीनों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाही के आपके जत्थे थे। तो कौन कौन लगे थे उसमें? पैदल लोग थे, उनके कुछ आपके जत्थे थे। ये सारी चीजें इसमें थी। आगे बढ़े। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना करें तो पिरामिड के रूप में कर सकते हैं। तो जमीन इसके सकरे शीर्ष के हिस्से हैं। अबुल फजल इस इसकी ओर इशारा करते हैं कि ऊंची जाति, ब्राह्मण, राजपूत गठन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बनाए रखा है। इसके तत्कालिक माध्य जाति की भी खड़ी आपकी नुमाइंदगी थी। जैसे हमने पहले देखा है कि इस तरह कई मुसलमान जमीनों आपके जमींदार भी थे। कैसे थे? कई मुसलमान कैसे थे? आपके जमींदार भी थे। तो उन जमींदार मुसलमानों को भी हमने देखा है। ठीक है, समय अवधि दस्तावेज में ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति की संभावना का स्रोत है। अक्सर जमींदार कहलाने का एक तरीका था। ताकतवर सैनिकों द्वारा कमजोर लोगों को देखरेख करना। संभावना ही थी कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रूप की इजाजत देता था जब तक एक देश राज्य सनद के जरिए पुष्टि पहले ही नहीं करा दी गई। इससे महत्वपूर्ण था कि जमींदार को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया
स्रोत किसी दस्तावेज में थी। यह कोई तरीके से कहता था नए जमींदार को वसत यानी कि जंगली बारी अधिकारों का हस्ताक्षर के जरिए आदेश से या फिर खरीदार से यहीं से ही प्रक्रिया आपका के जरिए अपेक्षा निचली जातियों के लोग के आपका दर्ज होती थी। क्या किस काल में जमींदार धड़के से खेती और इन सबको बेचा जाता था? ये सारी चीजें खेती धड़के से ये सारी करते थे। समझ आया पीछे आपको? देखिए एक बार, चलिए देख लिया। कई कारणों ने मिलकर परिवार या अंश पर आधारित जमींदारों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूत और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। पुख्ता का मतलब होता है मजबूत करना। इसी माध्यम से दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारण सदापोद ने ताकतवर जमींदार खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीन को बसाने की अगुवाई की और खेतिहार खेतियों को साजो सामान व उधार देकर वहां बसने में भी मदद की। जमींदार खोद फरोख्त से गांव के मौद्रिकरण ठीक, और जमींदार ने अपनी मिल्कियत के जमींदार को फसल बचाते थे। ऐसे सबूत थे जो दिखाई देते थे। वहां जमींदार अक्सर बाजार यानी कि हाट स्थापित करते थे जहां किसान अपनी फसल बेचने आते हैं। कहाँ है? जहां फसल अपनी बेचने आते हैं। हालांकि इनमें कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला सबका था, लेकिन वहां किसानों ने उसे रिश्तों पर परिपक्व पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। दो पहल इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे तो या भक्ति संतों की बड़ी बेकाबे से जातिगत किस्म के अत्याचारों की निंदा की है, और वहीं से उन्हें जमींदारों को दिलचस्प बात है कि साहूकार को किसान के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं देखा गया है। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी गुस्से का निशान बनाता था। दूसरी शताब्दी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए। उन्होंने राज्य के खिलाफ जमींदार का अक्सर किसानों का समर्थन भी किया। ये सारी चीजें हमें यहाँ से देखने के लिए मिल जाती हैं कि कैसे वो खरीद फरोख्त करते थे, क्या उनका जमीन का मसला है, ये सारी चीजें। भू राजस्व प्रणाली, जमीन से मिलने वाले राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियादें थी। इसी कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए तेजी से फैलते समाज तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवानी और इसके दफ्तर के पूरे राज्य में वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। इस तंत्र में शामिल था कि इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी दुनिया में दाखिल हुए हैं। कृषि संसाधनों को सकल में देने वाले एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे हैं। लोगों पर कर बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य में जमीन और होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचना इकट्ठा करते हैं और कोशिश करते हैं। भू राजस्व के इंतजाम में दो चरण थे। पहला कर निर्धारण, दूसरा वास्तव में जमीन वसूली। एक कर था और दूसरा वसूली। जमा निधि रकम थी और हासिल समुच्चय से वसूली रकम। अमीर मल गुजार और राजस्व वसूली करने की कामों की सूची में अकबर को यह हुकूमत दी गई कि जहां अमीर गुजारा को कोशिश करनी चाहिए वो खेतीहार नगद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प खुला रहा है। और राजस्व निर्धारित करने के समय में राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता है, मगर स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी समूचे में इतनी कर वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता। करिए इतना बड़ा समूचा है जिसमें टैक्स करने की बड़ी समस्या होती है, उसको कर वसूलने में अपने आप में समय लगता है क्योंकि चैलेंजिंग है। इतना बड़ा फेस है, आप कहाँ से उसको
कवर अप करोगे या कैसे उसको करोगे, ये एक अपने आप की समस्या है। और ये बनती भी है क्योंकि जहां पर आप देखेंगे, जहां क्षेत्र बड़े होते हैं, वहां पर कर वसूली करना एक अपने आप में चैलेंज है। क्लियर है? और ये ऐसा हमको देखने के लिए भी मिलता है। ठीक, हर प्रांत में चुनी हुई जमीन, जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई है। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन मतलब आईने एकवरी में जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलन किया है। उसके बाद बादशाहों के शासनकाल में जमीन की नपाई का प्रयास किया। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गांव में खेतीहारों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई है, जैसा कि हमने देखा है। उपमहाद्वीप के इस बड़े हिस्से में जंगलों के घिरे हुए और इनकी पैमाइश नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये पैमाइश नहीं हुई है, आप ये पैमाइश करिए। हो गया, आगे बढ़ जाए। देख लिया आपने, पहले किसने कराई? अकबर ने। अबुल फजल ने इसको लिखा है, ठीक है। और 1665 में औरंगजेब ने भी इसके लिए राजस्व के लिए सही कर्मचारी को क्या दिए? स्पष्ट निर्देश कि भैया साफ साफ बनाओ और गांव का हर एक राजस्व का ब्यौरा जो है एक एक रूप से हमारे पास रखो। ठीक, और इसकी नपाई तुलाई क्या कुछ है, कैसे कुछ करना है, ये हम आपको बताएंगे और आप इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखिएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें इसमें बताई गई, सारी चीजें इसमें दिखाई गई, करी गई, जो बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है, और ये आपको दिखाई भी देगा इनका उल्लेख स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए चलिए देख लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।